एमएनटी न्यूज नेटवर्क में साथियों आप सभी का स्वागत है। रविवार सुबह 10 बजे का हमारा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं उसमें गरीबी और अमीरी इसके ऊपर बार बार चर्चा होती है। भारत में अमीरी और गरीबी इसका क्या संबंध है, इसी को लेकर के आज चर्चा होगी। आज हमारा चर्चा का विषय यहाँ पर है जो आज की सुबह की चर्चा में आपको महत्वपूर्ण लगेगा। अमीरों द्वारा धन की जमाखोरी के कारण देश में गरीबी में बढ़ोतरी ये विषय है और बढ़ती आर्थिक विषमता का भारत के विकास पर क्या प्रभाव होगा, ये जो तमाम अर्थशास्त्र से संबंधित मुद्दे हैं इसके ऊपर हम आज हमारे सुबह के सेशन में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर PS कामले सर। आप अर्थशास्त्र विभाग शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर से हैं और जाने माने आप अर्थशास्त्री हैं, लेखक हैं और आज के इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद जी। बात सर हमेशा यही चलती है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर के कई बार चर्चा होती है और इसमें ये देखा गया है कि कुछ ही लोगों के पास पूरा देश का जो साधन संपत्ति है वो इकट्ठा हुई है और देश अमीर तो बन गया है, बहुत सारे अमीर लोग हैं, मिलेनियर्स बिलियनियर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। एक तरफ देश में बहुत सारे वेल्थ दिखाई देता है लेकिन गरीबों की भी संख्या बहुत ज्यादा है, गरीबों की संख्या बहुत बढ़ रही है और उनकी जो क्रय शक्ति है या उनकी जो खरीदने की जो क्षमता है वो भी कम होते हुए दिखाई देती है। ये तमाम जो बातें हैं इसके ऊपर हम चाहेंगे कि आपके साथ इस विषय पर हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर। प्रदीप, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, एमएनटी हिंदी को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चर्चा आपने आयोजित की है। हमें तो इकोनॉमिकली सुप्रीम कंट्री होना है, आर्थिक महासत्ता। हमें तो 5 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी अचीव करनी है। लेकिन ये हो गई ग्रोथ या डेवलपमेंट, वृद्धि की बात। वृद्धि को जब तक डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का, विभाजन का विचार नहीं होता तब तक इस वृद्धि को कुछ अर्थ नहीं प्राप्त होता। इसलिए वृद्धि के साथ साथ ये जो इनकम है, उत्पन्न है, इसका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, होता है, ये भी समझ के लेना बहुत जरूरत है। और ये अगर उत्पन्न या आर्थिक वितरण में अगर बहुत विषमता होती है तो उसके कारण मीमांसा भी होनी चाहिए। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये भी चर्चा होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे विषय पर आज की ये चर्चा आपने आयोजित की है। मैं आपको और सभी प्रेक्षकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले तो मैं आर्थिक वृद्धि, ग्रोथ की क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, ये मैं आपके पास रखूंगा। अगर ग्रोथ रेट अगर हम ध्यान में लेने का प्रयास करेंगे, अगर लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल डेटा आपके सामने रखने का प्रयास मैं करूंगा तो ऐसा लगता है जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, राष्ट्रीय उत्पन्न बोलते हैं, ये राष्ट्रीय उत्पन्न ग्रोथ रेट है वो 18% है करंट प्राइसेस के हिसाब से 2021-22 में। और अगर कांस्टेंट प्राइसेस का अगर आधार लिया तो ये नेशनल इनकम का वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो 9.5% है। आप कल्पना कर सकते हो, ग्रोथ रेट, वृद्धि दर 18% है और 9.5% है करंट प्राइसेस से और कांस्टेंट प्राइसेस से। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारी वृद्धि हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था गतिशील है, अर्थव्यवस्था गतिमान है। अगर ये कोविड का 2 बरस का ये जो पीरियड है वो अगर हमें एक्सक्लूड किया, क्योंकि इस पीरियड में बहुत आर्थिक वृद्धि के ऊपर बहुत प्रतिकूल परिणाम हो गया ऐसा दिखाई देता है।
2020-21 में निगेटिव ग्रोथ था, 21-22 में पॉजिटिव था लेकिन कम था, और अब 22-23 में फोरकास्टिंग है, प्रेडिक्शंस है, वो 6% तक रह जाएंगे या 6 से कम रह जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। हमें तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, हमें तो आर्थिक महासत्ता बनानी है, इकोनॉमिक सुप्रीम कंट्री बनानी है। ये एक बाजू हो गई, लेकिन दूसरे बाजू में ये कुछ हम नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ ये एक्यूमुलेट किया है, जनरेट किया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में कैसा होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सोशल स्ट्रेटास में कैसा होता है, ये भी हमें देखना चाहिए, इसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, अभी 2022 में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश हो गई है, और ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इसके फिगर से, इसका डेटा ऐसा है, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि 50% गरीबों का शेयर राष्ट्रीय उत्पन्न में कितना है, 13% है, और 50% गरीब लोगों का देश का संपत्ति का हिस्सा क्या है, शेयर क्या है, वो सिर्फ 6% है। यानी कि 50% लोगों का राष्ट्रीय उत्पन्न में का हिस्सा 13% है, और राष्ट्रीय संपत्ति का हिस्सा सिर्फ 6% है। अगर हम अमीरों की बात करेंगे तो अमीर को 10%, अमीर लोगों का राष्ट्रीय उत्पन्न में का हिस्सा 57% है, और संपत्ति में का हिस्सा 65% है। सो 50% लोगों को 13% राष्ट्रीय उत्पन्न का शेयर मिलता है, और 6% संपत्ति का शेयर मिलता है, और 10% लोगों को, फैमिलीज को राष्ट्रीय उत्पन्न का 57% हिस्सा मिलता है, और 65% संपत्ति का हिस्सा मिलता है। अगर अभी भी डीपर गए तो ऐसा दिखाई देता है, इस रिपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, स्टैटिस्टिक्स के आधार पे 1% रिचेस्ट फैमिली का राष्ट्रीय उत्पन्न में का हिस्सा है 22%, और संपत्ति का हिस्सा है 33%। अगर ये हम स्टैटिस्टिक्स ध्यान में लेंगे तो ये प्रूव होता है, ये सिद्ध होता है कि आर्थिक विषमताएं बहुत बढ़ रही है। ये उत्पन्न में की विषमताएं है, ये संपत्ति की में वितरण में की विषमता है, और उपभोग खर्च जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसमें भी बहुत सी असमानता आ रही है, दिखाई देती है, ऐसा हमें लगता है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? पहले तो ये क्यों हो रहा है? आर्थिक विषमताएं, अमीर लोगों का जो नंबर है, प्रदीप आपने रेफर किया, बिलियनियर्स लिस्ट बढ़ रही है। अब हमारे 113 फैमिलीज बिलियनियर्स फैमिलीज है, पहले वो 100 से भी कम थी। कोविड के पीरियड में भी 2020-21 में भी 13 फैमिलीज की ऐड हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है इस बिलियनियर फैमिलीज में। और बहुत से लोगों को खाने का प्रॉब्लम था, रहने का प्रॉब्लम था, प्रवास करने का प्रॉब्लम था, बहुत से प्रॉब्लम थे, एजुकेशन का प्रॉब्लम था, हेल्थ का प्रॉब्लम था, बहुत से प्रॉब्लम थे। और ये बहुत से प्रॉब्लम अगर हम ध्यान में लेने का प्रयास करेंगे तो कि बहुत से विषमताएं संपत्ति उत्पन्न और उपभोग में की बढ़ रही है, बढ़ गई है। बिलियनियर फैमिलीज की नंबर बढ़ गई है, संपत्ति में का हिस्सा बहुत बढ़ गया है कुछ लोगों का, और उत्पन्न में का हिस्सा भी कुछ लोगों का 10%, 1% फैमिलीज का बहुत बढ़ गया है। लेकिन 50%, उससे भी ज्यादा जो गरीब लोग हैं, उनका हिस्सा बहुत कम है, वो कम हो रहा है। और इसको क्यों हो रहा है? 2023 का ऑक्सफैम का भी रिपोर्ट आ गया है इनइक्वालिटी का,
और ये 22 का इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, और 23 का ऑक्सफैम का रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट में इसके कारण मीमांसा की गई है। हमें लिबरलाइजेशन चाहिए, शिथिलीकरण चाहिए, हमें निजीकरण चाहिए, प्राइवेटाइजेशन चाहिए, हमें ग्लोबलाइजेशन चाहिए, जागतिकीकरण चाहिए। इसका परिणाम ग्रोथ तो हो रही है, डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन उसका जो विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, उसमें बहुत से असमानताएं निर्माण हो रही है। और क्या हो रहा है? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, शिथिलीकरण, लिबरलाइजेशन, जागतिकीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसका इम्पैक्ट ग्रोथ में तो हो रहा है। पॉजिटिव ग्रोथ तो कुछ पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो विभाजन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत विषम, बहुत असमान, बहुत अनइक्वल हो रहा है। इसलिए उसको कुछ तो रिस्ट्रिक्ट करने की अब घड़ी आ गई है, ऐसा दिखाई देता है। इससे भी आगे अगर हम इसका इस विश्लेषण करने का, एनालिसिस करने का प्रयास अगर हम करेंगे, तो ऐसा लगता है हमारी जो टैक्स सिस्टम है, कर व्यवस्था, इस कर व्यवस्था में डिसिमिलैरिटीज है, डिस्क्रिपेंसीज है। हमारी कर व्यवस्था इनडायरेक्ट टैक्स डोमिनेटेड है और डायरेक्ट टैक्स लेस डोमिनेटेड है, लेकिन और कम है, ऐसा हम बोलेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रोपोर्शन ज्यादा है और डायरेक्ट टैक्सेस का प्रोपोर्शन कम है। और इनडायरेक्ट टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिच और पुअर उसको कलेक्ट किया जाता है। अगर गरीब की क्षमता भी न हो, उसको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। वो जीएसटी होगा, सेल्स टैक्स होगा, एक्साइज होगा, कस्टम होगा, और कौन सा भी टैक्स होगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स उत्पन्न पे, संपत्ति पे, खर्चे पे लगाई देता है। वो सिर्फ श्रीमंत लोगों के ऊपर उसका बर्डन पड़ता है, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका प्रोपोर्शन कम है। और पॉलिसीज का ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, पॉलिसीज ऐसा कुछ नहीं विचार कर रही है कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, संपत्ति टैक्स, वेल्थ टैक्स बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, कंपनी टैक्स बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ थॉट, ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसीज में, बजट पॉलिसीज में नहीं दिखाई देता। और कॉन्ट्रावर्शियल और कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग ये है कि कारपोरेट जगत को, कारपोरेट सेक्टर को कुछ रेमिशंस, एग्जम्पशंस, रिबेट्स बहुत दिए जाते हैं कि जो रिबेट्स पुअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी, गरीबों के लिए नहीं मिलते। और हमारी ग्रोथ तो हो रही है, डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट इसका निक्सस अगर हम देखेंगे, ये ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो रहा है ये भी देखना चाहिए। क्योंकि गरीब लोगों का ये सर्वाइवल का जो साधन है वो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार निर्मित है। अगर वो देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट निगेटिव है, वो कम हो रहा है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीन का वापर किया जाता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, महत्तम नफा उनको मिलना चाहिए। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रेट है सिर्फ 1%। और भारत डेमोक्रेटिक डिविडेंड, लोक संख्या का लाभांश भारत को उपलब्ध है। 17 to 29 इस एज ग्रुप में हम उसको यंग बोलते हैं, यूथ बोलते हैं, उसकी संख्या 62% से ज्यादा है। लेकिन उसका प्रोडक्टिव यूज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रेट पब्लिक सेक्टर में निगेटिव है क्योंकि हम सब पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज किए हैं। नेशनलाइज बैंक की संख्या 30 थी, आज 10 है, भविष्य में एक भी नहीं रहेगी। सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग द सेंट्रल बैंक अस्तित्व में रहने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए बैंक एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, LIC है, जनरल इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसलिए पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट सब निगेटिव हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। और उसमें ये पुअर स्ट्रेटा को
एंट्री मिलने की चांसेस है, लेकिन हम सब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जी और प्राइवेट सेक्टर में एक्सेस नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम है, और एक्सेस किसको देना है ये प्राइवेट ओनर्स है वो डिसाइड करेंगे। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अगर मैं सामने रखने का प्रयास करूंगा, लेटेस्ट डेटा आपके साथ आपके पास मैं रखने का प्रयास करूंगा। ये 2023 का डेटा है। जनवरी 2023 में तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशन के लिए 8.30% था, अर्बन एरिया के लिए 10% था, और रूरल एरिया के लिए 7.44% था। और मार्च 2023 का मैं डेटा आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। नेशन के लिए रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 7.5% है, अर्बन एरिया के लिए 8% है, और रूरल एरिया के लिए 7.5% है। इकोनॉमिक थियरी टेल्स अस, आर्थिक सिद्धांत ऐसा एनालिसिस करता है कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, नैसर्गिक बेकारी अप टू 3% इज अफोर्डेबल। ये नैसर्गिक बेकारी कौन से भी देश में रहती है, कौन से भी राज्य में अस्तित्व में रहती है, क्योंकि पॉलिसी चेंज होते हैं, लोगों का टेस्ट हैबिट्स बदल जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी में चेंज होता है। इसके कारण इसका प्रभाव, इसका परिणाम, इसलिए 3% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी भी प्रगत अप्रगत कौन से भी राष्ट्र में, कौन से भी देश में, कौन से भी राज्य में अस्तित्व में रहने की चांसेस है, अस्तित्व में रह सकती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का दर अगर 10% हो गया, 9% हो गया, और लेटेस्ट मार्च का भी और डेटा आ गया है, सीएमआई का रिपोर्ट आ गया है, वो भी प्रेडिक्ट करता है, उसने भी ऐसा इन्फर किया है, कंक्लूजन दिया है कि अब फर्दर बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है गरीबों की संख्या बढ़ती है, और हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत रैपिडली बढ़ रही है, बहुत रैपिडली बढ़ रही है, ऐसा दिखाई देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निश्चित किए हैं, और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से 2030 तक हमारी ये गरीबी है शून्य होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर मैं ये गरीबी का कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो गरीबी है, ये गरीबी की संख्या बहुत बढ़ रही है, ऐसा दिखाई देता है। पहले तो हम पॉवर्टी आइडेंटिफाई करने में, गरीब आइडेंटिफाई करने में फेल्योर हो गए हैं, अपयशी हो गए, ऐसा दिखाई देता है। लेटेस्ट जो गरीबी का पॉवर्टी लाइन है 2014 में, सी रंगराजन ने उसको डिफाइन किया था 2014 में। और वो पॉवर्टी लाइन क्या है? वो पॉवर्टी लाइन है 47 रुपीज पर डे पर कैपिटा इन अर्बन एरिया एंड 32 रुपीज पर डे पर कैपिटा इन रूरल एरिया। अगर होगी तो वो गरीब नहीं होगा, वो पुअर नहीं होगा। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है? इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $2.5 अमेरिकन डॉलर। इट कम्स at around 200 rupees, where less than 50 rupees and where 200 rupees आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर ये भी पॉवर्टी लाइन अच्छी है, ये भी पॉवर्टी लाइन रिलायबल है, ऐसा हम समझ जाएंगे, तो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा ध्यान में आता है कि crores of people are in poverty, crores of people are in poverty। और कोविड के इस पेंडेमिक में मिलियंस ऑफ पीपल हमारे देश में पुअर हो गए हैं, और उसकी जो संख्या है, उसका जो नंबर है, वो क्रोर्स में हो गया है। हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी लोक संख्या 140 करोड़ है। अगर 140 करोड़ में क्रोर्स ऑफ पीपल अगर पुअर होंगे, तो ये इंटेंसिटी कैसी, ग्रेविटी कितनी है, आपको ध्यान में आ जाएगा। गरीबी बढ़ रही है, विषमताएं बढ़ रही है,
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और कॉन्ट्राडिक्टरी ये धन श्रीमंत रिच स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी बिलियनियर्स हाउस होल्ड उसकी संख्या में बहुत बढ़ रही है। ऐसा कॉन्ट्राडिक्शनरी पिक्चर सिनेरियो हमारे देश में दिखाई देता है, हमारे देश में दिखाने के लिए मिलता है। इसका परिणाम है 2030 तक हम जीरो पॉवर्टी, शून्य गरीबी कैसे हम रियलाइज करेंगे, कैसे हम अचीव करेंगे। हमारी गरीबी की जो संकुचित डेफिनेशन है, नैरो डेफिनेशन है, उसको ब्रॉड करने के लिए, उसको एक्सपांड करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप किया है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2015 में पहली बार वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने तैयार किया और उसका डेटा दिया। भारत के संदर्भ में भी उस रिपोर्ट में डेटा है। वो डेटा हमें बताता है कि 2015 में ये अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी का निर्देशांक अगर हम ध्यान में लेने का प्रयास करेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देता है 50% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, 50% पॉपुलेशन गरीब है। और लेटेस्ट 2022 का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ने नहीं, हमारे नीति आयोग ने तैयार किया है। और नीति आयोग का ये 2022 का रिपोर्ट ऐसे फिगर्स देता है कि गरीबी की इंटेंसिटी, पॉवर्टी इंटेंसिटी कितने, 25%। हमारी टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़, उसमें 25% गरीब है। 25% गरीबी की जो इंटेंसिटी है, ग्रेविटी है, वो बहुत ज्यादा है। और अक्रॉस द स्टेट्स, राज्य निहाय उसमें असमानता दिखाई देती है, विषमता दिखाई देती है। बिहार में सबसे ज्यादा 52% मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल है, झारखंड में 42% है, उत्तर प्रदेश में 38% है, मध्य प्रदेश में 37% है, राजस्थान में 40% है। अगर हम ये ध्यान में लेने का प्रयास करेंगे तो कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। रिचेस्ट स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी बहुत रिचेस्ट हो रही है, पुअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी बहुत पुअरेस्ट हो रही है। ग्रोथ तो हो रही है, ये एक्सेप्शन है 2020, 21, 22, 21, 22, 22, 23 में कुछ कम आएगी। 6% ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, वो इनएडिक्वेट होगा, उसको बढ़ाना चाहिए। समय की कमी है। एक सर सवाल पूछना चाहेंगे जिसके साथ हम कंक्लूड भी करेंगे। जी, जैसे आपने बताया कि इस देश में अरबों खरबों की जिनके पास संपत्ति है उनकी संख्या वैसे तो कम है, लेकिन पूरी देश की संपत्ति लगभग 80% से ज्यादा संपत्ति उन लोगों के पास है। 1% लगभग या 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास है। हम ये जानना चाहेंगे, और भारत सरकार के पास भी बहुत सारा धन है। मतलब जब भारत सरकार अगर किसानों को हर महीना कुछ रकम दे रही है और महिलाओं को कुछ अगर रकम दे रही है, खुद उसको फ्रीबीज बताती है, लेकिन मतलब फ्रीबीज नहीं है ऐसा बताती है, लेकिन वो रेवड़िया जो है इस प्रकार से बांट रही है। इसका मतलब भारत सरकार के पास भी बहुत सारा धन है, राज्यों के पास धन है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन पड़ा हुआ है। अब ये हम इस चर्चा को समाप्त करते हुए जानना चाहेंगे, इन लोगों से वो धन बाहर निकाल कर गरीबों के पास, बेरोजगार लोगों के पास अगर लाना है तो क्या किया जाना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उनसे अगर धन बाहर निकलेगा तो गरीबों के पास वो आएगा, उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो उसके लिए क्या रास्ता है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है प्रदीप। पहले तो हमारे टैक्स सिस्टम में बहुत बदलाव करना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका प्रोपोर्शन कम करना चाहिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में पुअर गरीबों को एग्जम्पशंस, छूट देनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत रेडिकल चेंजेस करनी चाहिए, वेरी प्रोग्रेसिविटी लाना चाहिए। स्पेशली जो बिलियनियर्स फैमिलीज है उसके ऊपर वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स बहुत बढ़ाना चाहिए। इसमें से बहुत से पैसा सरकार के पास आएगा, ऐसा डेटा हमें बताता है।
कि बिलियनियर का जो संपत्ति और इनकम है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बजट से ज्यादा है, बजट से ज्यादा है। अगर वो हम वसूल करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो उसका विनियोग, उसका यूज हम ये गरीबों के लिए, प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम करेंगे और वो डिस्पैरिटीज कम होने के लिए मदद हो जाएगी। दूसरा जो सोर्स है, हमारे देश में ब्लैक मनी की उपलब्धताएं बहुत है। 2017 में डिमोनेटाइजेशन जब किया तब 25% ऑफ जीडीपी ब्लैक मनी है, ऐसा डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अनऑफिशियल डेटा ऐसा बतलाता है कि 50% ऑफ जीडीपी हमारे देश में ब्लैक मनी है। स्विस बैंक में बैंक अकाउंट्स बढ़ रहे हैं और डिपॉजिट भी बढ़ रहे हैं। ये हाई टाइम है कि ब्लैक मनी को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, ब्लैक मनी को उसको वापर करना चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए और सरकार के हिसाब से उसका वापर करना चाहिए। सरकार के बारे में, सरकार के पास धन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसका जो एक्स्ट्रा वैगेंट यूज है, अनप्रोडक्टिव यूज है, वो नियंत्रित करना चाहिए और गरीबों के लिए, स्त्रियां, वीमेन होगी, सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज होगा, लेबर क्लास होगा, उसके ऊपर उसको खर्चा करना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जब प्राइवेटाइजेशन होता है, जब लिबरलाइजेशन होता है, तो वेल्थ और इनकम का एक्यूमुलेशन होता है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए और संविधान के फ्रेमवर्क में सभी शासनकर्ता, धोरणकर्ताओं ने ये राज्य कारभार करना चाहिए। अगर ये पैकेज को धोरण पॉलिसी का, डेवलपमेंट पॉलिसी का अगर पार्ट एंड पार्सल किया, तो मुझे लगता है इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ एंड कंजम्पशन का प्रॉब्लम टैकल करने के लिए मदद हो जाएगी, गरीबी कम करने के लिए मदद हो जाएगी, बेकारी कम करने के लिए मदद हो जाएगी और सोशल वेलफेयर की ओर हमारी अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था बढ़ जाएगी। लेकिन ये पैकेज, ये जो मेजर्स का पैकेज है, जो मेजर्स का पैकेज इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ऑनेस्टली, रिगरसली, सिंसियरली करना चाहिए। पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए और पेट्रियोटिज्म होना चाहिए। संविधान के चौकट में, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में उसको तैयार करना, इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ जो हमने चर्चा की, हमारे जो दर्शक हैं, कार्यकर्ता पूरे देश भर से इस कार्यक्रम को देखते हैं, वो जरूर लाभान्वित होंगे। बहुत गंभीर बात आपने बताई है, गरीबों की संख्या कैसे बढ़ी हुई है, उनकी संख्या कितनी है, अमीरों की संख्या कैसे बढ़ी हुई है, उनकी संख्या कितनी है और उनके पास पूरे देश की संपत्ति किस प्रकार से है और उनसे अगर साधन संपत्ति निकालना चाहिए तो आपने कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करने की जरूरत है ताकि सरकार के पास आए और सरकार अपने उद्यम शुरू करे और ऐसे चीजें करे कि जिससे लोगों को रोजगार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और आपकी अनुमति से, जी, जय भीम, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। और आपकी अनुमति से आज रात्रि का विषय भी यहाँ पर बताएंगे। साथियों, प्रत्येक रविवार रात्रि 8:30 बजे हम जो चर्चा करते हैं, अंग्रेजी वीकली का हमारा कार्यक्रम होता है, उसका बैनर आपकी स्क्रीन पर है। आज रविवार 19 मार्च को रात्रि जो चर्चा होगी, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन, इस विषय पर हमारे साथ जुड़ेंगे पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए के सिविल राइट्स एंड अपीलेट क्लिनिकल प्रोफेसर ऑफ लॉ, जो डायरेक्टर हैं सिविल राइट अपीलेट क्लिनिक के, माइकल फॉरमन, उनसे आज हम बातचीत होगी। आज उनके साथ साक्षात्कार होगा। तो रात्रि 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनः मिलते हैं रात्रि 8:30 बजे। दीजिए इजाजत। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय समय।